हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं और अपने यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं। साथ ही साथ मेडिकल सोशल वर्क की भी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं और एक नया बैच आप सभी के लिए स्टार्ट कर रहा हूं ESIC मेडिकल सोशल वर्क पे, जहां पे दिल्ली में समाज कार्य को लेकर यहां पे 16 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। यदि आप समाज कार्य में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। आप कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 का। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगा आज। यहां से आप लोगों से मेडिकल सोशल वर्क में भी, यूजीसी नेट में भी आगामी परीक्षाएं समाज कार्य में अगर पूछी जा रही हैं तो उनमें ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। बेसिकली यह अधिनियम 2005 भारत की संसद के द्वारा पारित हुआ था। साथ ही साथ इसका उद्देश्य है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना और पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता उपलब्ध कराना। तो 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू हुआ है। याद रखिएगा 26 अक्टूबर 2006 को यह अधिनियम लागू हुआ है। देख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निर्णय को लेकर कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह निर्णय घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 पर विस्तार से चर्चा कर जाएगा और ये विस्तार से चर्चा भी किया गया है। साथ ही साथ यह कानून घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को साझा घर में रहने का अधिकार प्रदान करता है, भले ही पीड़ित महिला के पति के पास घर का कोई कानूनी अधिकार ना हो तथा यह घर ससुराल या ससुर या सास के स्वामित्व में हो। उसी के संबंध में यह अधिनियम है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अधिनियम को व्यापक बनाना। न्यायालय के अकॉर्डिंग कहा गया कि यदि आपराधिक न्यायालय द्वारा घरेलू हिंसा के कानून के तहत किसी विवाहित महिला को निवास का अधिकार, यहाँ ऐसे निवास स्थल की बात की गई है जहाँ महिला और पुरुष दोनों एक साथ रह रहे हैं, तो यहाँ संबंध में विवाहित महिला को निवास का अधिकार दिया गया है। तो इस प्रकार की राहत भी प्रदान करने का निर्णय भी लिया गया है। प्रासंगिक है कि साथ ही ससुराल में हिंसा से पीड़ित महिला को बेदखल करने की स्थिति में नागरिक कार्यवाही पर भी विचार किया जाएगा। अब बात करते हैं कि घरेलू हिंसा है क्या। घरेलू हिंसा क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानते फिर आगे की पॉइंट पर बातचीत करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, शारीरिक दुर्व्यवहार अर्थात शारीरिक पीड़ा, इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात कर रहा हूं। अपहानि या जीवन या अंग या स्वास्थ्य को खतरा या लैंगिक दुर्व्यवहार अर्थात महिला की गरिमा का उल्लंघन, अपमान या तिरस्कार करना या अतिक्रमण करना या मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार करना, साथ ही साथ उपहास, गाली देना या आर्थिक दुर्व्यवहार अर्थात आर्थिक और वित्तीय संसाधन जिसकी वह हकदार है से आप वंचित करते हैं, तो मानसिक रूप से परेशान करते हैं, तो ऐसे संबंध में वह घरेलू हिंसा कहलाएगी। घरेलू हिंसा के संबंध में नातेदारी में किसी भी प्रकार का, जैसे शारीरिक दुर्व्यवहार जैसे मारपीट करना, थप्पड़ मारना, दांत काटना, ठोकर मारना, लात मारना, ये सभी भी घरेलू हिंसा के संबंध में रिलेट होता है। लैंगिक शोषण भी आता है। साथ ही साथ मौखिक और भावनात्मक हिंसा अगर हो रही है तो भी वो घरेलू हिंसा का पार्ट बनेगा। आर्थिक हिंसा की बात करें, जैसे कि आपको या आपके बच्चे को अपनी देखभाल के लिए धन और संसाधन ना देना, आपको अपना रोजगार ना करने देना या रुकावट डालना या आपकी आय या वेतन इत्यादि आपसे ले लिया जाता है, तो ऐसे संबंध में भी वह एक प्रकार से घरेलू हिंसा का पार्ट बनेगा।
तो यहाँ अगर हम बात करें घरेलू हिंसा अधिनियम के संबंध में, तो पति को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत संयुक्त परिवार में साझा घर पर दावा करने का अधिकार प्राप्त है। साथ ही साथ घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 2 और एस के अंतर्गत कहा गया है साझा संपत्ति। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस धारा को आप लोग ध्यान रखेंगे, आजकल प्रश्न धाराओं से भी पूछे जा रहे हैं। तो इसमें कहा गया साझा संपत्ति को परिभाषित किया गया जो महिला के पति या संयुक्त परिवार के स्वामित्व वाली संपत्ति के रूप में होती है और जिससे महिला का पति भी शामिल होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं पूर्व निर्णय को पलटना, यानी दिसंबर 2006, यानी आप कह सकते हो दिसंबर 2006 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए पूर्व निर्णय SR बन्ना बत्रा बनाम तरुणा बत्रा के मामले में न्यायालय द्वारा उलट दिया गया और अपने पूर्व के निर्णय में न्यायालय द्वारा पत्नी को पति के घर में रहने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था, क्योंकि यह घर पति की मां के स्वामित्व में था। न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णय या आदेश को गलत माना गया, क्योंकि यह निर्णय पूरी तरह से अगर हम बात करें तो वर्ष 2005 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। वहीं दूसरी पॉइंट ये रहा क्रूर यानी हिंसक व्यवहार की कम से कम रिपोर्ट। न्यायालय ने कहा कि वर्ष 2005 के अधिनियम के अनुपालन के बाद भी भारत में घरेलू हिंसा को घटनाओं में अभी तक कमी नहीं आई है। न्यायालय ने कहा कि भारत में एक महिला को पुत्री, बहन, पत्नी, मां, साथी या एकल महिला के रूप में घरेलू हिंसा एवं भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जो कि चिंतनीय है। आगे हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग कहा गया है कि 2015 और 16 में NFHS4 के अकॉर्डिंग कि भारत में 15 से 49 आयु वर्ग की 30% लड़कियां एवं महिलाएं शारीरिक हिंसा से पीड़ित हैं। वहीं दूसरा यूएन ने कहा वुमेन यानी यूनाइटेड नेशंस इंट्री फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन यूएन वुमेन के अकॉर्डिंग कहा गया कि विश्व स्तर पर वर्ष 2019 और 20 में 243 मिलियन लड़कियां और महिलाएं 15 से 49 वर्ष की आयु अपनी साथी द्वारा यौन या शारीरिक हिंसा का शिकार हुई हैं। वर्ल्ड में बात हो रही है 15 से 49 के रूप में, ठीक है। 243 मिलियन लड़कियां और महिलाएं। बात करते हैं हिंसा की शारीरिक महिलाओं, हिंसा की शिकार महिलाओं में से 40% से कम महिलाएं किसी भी प्रकार की मदद मांगती हैं या हिंसा अपराध की रिपोर्टिंग करती हैं। मदद मांगने वाली इन महिलाओं में से 10% पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराती हैं। वहीं बात करते हैं कारण, तो महिलाओं के द्वारा अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार का दृढ़ता के साथ विरोध न करने या किसी ठोस कार्यवाही के लिए कदम न उठा पाने के लिए निम्न कारण दर्शाए गए हैं, जैसे बड़े पैमाने पर महिला अधिकारों को संशोधित करने वाले कानूनों की अनुपस्थिति, वहीं मौजूदा कानूनों की अनदेखा। अगर बात करें सामाजिक दृष्टिकोण या कलंक एवं परिस्थितियों से चलते ही महिलाओं द्वारा घरेलू हिंसा के प्रति कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, जो महिलाओं के प्रति हिंसक मामलों का शिकायत न करने का मुख्य कारक बनता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें परिस्थितियों के चलते समाज में इस अवधारणा को बल मिला कि अधिकांश महिलाएं चुप रहकर परिस्थिति के साथ समझौता करना पसंद करती हैं, बजाय अपने खिलाफ हुए हिंसा का विरोध करने से संबंध में। वहीं बात करते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है, संक्षिप्त नाम घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के नाम से ये जाना जाता है। शारीरिक हिंसा जैसे थप्पड़ मारना, धक्का मारना, मारपीट करना, यौन हिंसा जैसे जबरन संभोग एवं अन्य रूप से बलात्कार भी शामिल है। भावनात्मक यानी मनोवैज्ञानिक दुरुपयोग जैसे अपमान, विश्वासघात और निरंतर अपमान करना, डराना, नुकसान पहुंचाने की धमकी देना, बच्चों को दूर करने की धमकी देना, ये सभी भावनात्मक तरीके का हिंसा होता है। किसी व्यक्ति को उसके परिवार एवं दोस्तों से अलग करना, व्यक्ति के कहीं आने जाने पर निगरानी रखना और उसके लिए वित्तीय संसाधनों या रोजगार, शिक्षा या चिकित्सा देखभाल तक पहुंच को प्रतिबंधित करना, ये भी एक प्रकार का क्या कहलाता है, हिंसा कहलाता है।
ठीक है। तो हिंसा के संबंध में, घरेलू हिंसा के संबंध में इतनी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है और इम्पोर्टेंट तथ्य हैं ये। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम लोगों से परीक्षा में ऐसे प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। इसमें घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2006 में दो नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नियम आपका आता है 9 और एक नियम आपका आता है 13। जो नियम 9 है कहता है आपातकालीन मामलों में पुलिस की सेवा की मांग संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता द्वारा पीड़ित के लिए की जा सकती है। तो वो नियम 9 है। वहीं नियम 13 की बात करते हैं तो परामर्शदाताओं की नियुक्ति संरक्षण अधिकारी के द्वारा उपलब्ध सूची में से की जाएगी, यह नियम 13 बताता है। ठीक है। तो ये नियम को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें एक धारा 24 आती है, जो 24 यानी 24 धारा है, ये पक्षकारों को आदेश के प्रति निःशुल्क न्यायालय द्वारा दिया जाएगा, ये धारा 24 बताती है। वहीं हम बात करते हैं धारा 21 के बारे में। तो धारा 21 भी इंपॉर्टेंट है। अभिरक्षा आदेश संतान के संबंध में दे सकेगा या संतान से भेंट करने का आदेश मजिस्ट्रेट दे सकता है, ये धारा काफी इंपॉर्टेंट है 21। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की जो हमारी ये टॉपिक थी घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 का था और ये जो लागू हुआ 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ है। इस चीज को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो या आप मुझसे कॉल पर भी बात भी कर सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी यहाँ पर आपको इजिली मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है कांटेक्ट नंबर है, आप इससे संपर्क कर सकते हो। ठीक है। तो हालांकि मैं भी क्रैश कोर्स चला रहा हूँ जो 2000 रुपए इसकी फीस रखी गई है। ठीक है। इसमें आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है। तो अधिक जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं।